कहीं हवा की दोष पर मुअज्जिन की आवाज़ होले से गूंजी थी। वो फलाह की तरफ बुला रहा था, ईमान की तरफ बुला रहा था। शायद सरे की आंख इस आवाज़ से खुली थी या गर्दन में उठती इन दर्द की ठेसों की वजह से, जो तमाम रात बेआरामी से सोने की वजह से उठ रही थी। चंद लम्हों को वो समझ न सकी कि वो कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता जब एहसास बेदार हुए तो याद आया कि वहाँ क्यों है। इसने इधर उधर निगाह की। अभी मुकम्मल सुबह नहीं हुई थी। कमरे में अंधेरा अब भी मौजूद था और इस हल्के फुल्के अंधेरे में वो अच्छी तरह देख सकती थी कि आज़ान अब भी कमरे में मौजूद नहीं है। तो ये तय हुआ ज़रवा महमूद नहीं, या शायद ज़रवा आज़ान, कि तुम इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई हो। वरना कोई खुश हो तो यूँ भी करता है कि बात तक नहीं की। वो बेड से उठ खड़ी हुई। हार सिंगार सारा झुका तू था। चूड़ियों ने खनक कर फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। झूमर, टीके, सिंगार पट्टी ने झूमकर अपनी नाकदरी पर एहतजाज किया था। वो धीमे धीमे कदम उठाती आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। कितनी ही देर वो वहाँ खड़ी अपनी नज़र आते अक्स को देखती रही। फिर जाने कैसी वहशत इस पर सवार हुई कि इसने एक एक चीज़ को उतार कर नोच कर फेंक दिया। फिर कपड़े बदलने की गर्ज से बाथरूम में चली गई। कितने ही आंसू पानी के साथ बह गए थे। वो वज़ू करके बाहर निकल आई। चाय नमाज उठाते हुए इसे आज़ान का ख्याल आया। अगर वो सारी रात कमरे में नहीं था तो वो कहाँ था? घर में इतने सारे मेहमान हैं, वो कहाँ गया होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? वह उसके सामने टेरेस पर गया था। ये ख्याल आते ही वो टेरेस की तरफ आ गई। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। इस वक्त अच्छी खासी ठंड थी। इसे कपकपी सी आ गई, मगर टेरेस खाली था। अलबत्ता सजावट के लिए लगाई गई लाइट्स अभी भी जल रही थीं। आज़ान वहाँ भी नहीं था तो कहाँ था? दफ़अतन इसकी निगाह वॉशरूम के साथ ज़रा फासले पर बने दरवाजे पर पड़ी। वो ज़रा सा खुला हुआ था। इसका मतलब है कि आज़ान वहाँ था। ये बराबर वाले कमरे में खुलने वाला दरवाज़ा था और ये कमरा भी बचपन से ही आज़ान के इस्तेमाल में रहा था। स्टडी के तौर पर बचपन से लेकर आज तक वो अपनी पढ़ाई लिखाई का सारा काम वहीं करता था। इसका कंप्यूटर वगैरह भी वहीं रखा हुआ था। ज़रे को आसान से कभी भी होमवर्क में कोई मदद चाहिए होती थी तो वो लोग वहीं बैठकर पढ़ते थे। खेलते वक्त भी ये जगह छुपने के लिए बेहतरीन समझी जाती थी। ये स्टडी सबको बासानी छुपा लेती थी और ढूंढने वाला ढूंढता ही रह जाता। और आज भी वो ऐसे ही किसी को छुपाई हुई थी सबसे। वो मुतमईन होते नमाज़ पढ़ने को खड़ी हो गई। नेक्स्ट सीन। आज़ान, कहाँ जा रहे हो बेटा? फुप्पो इन दोनों को बुलाने के लिए आ रही थी। सब लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। आज़ान इन्हें नेक्सेक से तैयार दरवाजे पर ही मिल गया। ऑफिस। सरसरी से जवाब देकर इसने आगे बढ़ना चाहा। ऑफिस? क्यों? नाश्ता तो कर लो बेटा, वो हैरत से बोली। भूख नहीं है। और ऑफिस क्यों जाते हैं मामा? इसने जवाब में सवाल ही दाग दिया। नहीं, मेरा मतलब है बेटा, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी है? घर में इतने सारे मेहमान हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। भला कौन सा दुल्हा होगा जो शादी के दूसरे दिन ऑफिस जाएगा? तो क्या अब मुझे सब काम दूसरों की खुशी और मर्जी से करने पड़ेंगे? वह एकदम ही तल्ख हुआ। मामा इसे खामोशी से देखती रहीं। किस कदर बदला हुआ अंदाज था आज़ान का। ज़रूरी काम है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसे फ़ौरन ही एहसास हुआ था कि वो मामा के साथ ज़्यादा ही तल्ख हो गया था। वो खुद को कंपोज करता वहाँ से चला गया। कहीं मैंने ज़्यादा जल्दबाजी से तो काम नहीं ले लिया? आज़ान ने अभी भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। किस कदर उखड़ा उखड़ा अंदाज था उसका। एकदम ही पुप्पो को अपनी जल्दबाजी का एहसास होने लगा। उन्होंने आज़ान को संभलने का मौका दिए बगैर फ़ौरन ही शादी कर दी थी। क्या हुआ है फ़ातिमा? यहाँ क्यों खड़ी हो? सब लोग कब से इन दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और जाने कितने ही पल वो अपनी ही सोचों में गुम वहाँ खड़ी रहती कि बड़ी भाभी की आवाज़ इनको सोचों से खींच लाई। और ये आज़ान कहाँ गया है? पूछा तो कह रहा था कि ऑफिस जा रहा हूँ। शादी के दूसरे दिन में भला कोई ऑफिस जाता है क्या? खैर तो है ना फ़ातिमा, मुझे तो ये आज़ान कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। खुश तो है ना? इन्हें तो बस मौका चाहिए था। उफ़, एक तो ये बड़ी भाभी के अंदाज़े। फूफो ने गहरी सांस खींचकर खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस से फ़ोन आ गया था, ज़रूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। घंटे तक आ जाएगा, आप चलिए, मैं ज़री को लेकर आती हूँ। वो सरसरी से अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। ताईजान खैर मुतमईन तो हुई नहीं, अलबत्ता कुछ भी कहे बिना वापस लाउंज की तरफ चली गई। नेक्स्ट सीन। शादी को 1 हफ्ता हो चला था और आज़ान की वही रविश थी। अजीब सर्द और अक्खर रवैया था। सरी ने कितनी ही बार इससे खुद से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बात करना तो दूर इसकी तरफ देखता भी नहीं था। फुप्पो अलग परेशान थी। इन्हें आज़ान से इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे समझाएं। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था।
आज भी वो ऑफिस से आकर अभी बैठा ही था कि मुइस और वर्दा चले आए। इस पर अजीब सी बेसारी तारी हो रही थी। इसका इस वक्त किसी से भी बात करने और मिलने को दिल नहीं कर रहा था, और ऊपर से मुइस की फरमाइश कि वो और वर्दा हनीमून के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि आसान और सरी भी इनके साथ चलें। सरी और पप्पो भी लॉन्च में ही मौजूद थी। आइडिया तो बहुत अच्छा है आसान, मेरा ख्याल है तुम दोनों को ज़रूर जाना चाहिए। पप्पो ने मुइस की बात से इत्तफाक किया। आसान ने एक निगाह इन्हें देखा मगर कहा कुछ नहीं। तुम क्या कहती हो सरी, हम लोगों के साथ जाना चाहोगी या नहीं? वर्दा ने अब सरी को मुखातिब किया था। मैं क्या कह सकती हूँ? वो चंद लम्हों को गड़बड़ाई क्योंकि आसान की खामोशी से कुछ भी कहने से रोक रही थी। तुम दोनों चले जाओ मुइस। आसान ने एक निगाह सरी को देखकर मुइस से कहा। क्यों, तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहते क्या? अलग से प्रोग्राम है? मुइस ने शरारत से कहा। ऐसा ही समझ लो। इस कदर रूखा अंदाज, ये आसान तो नहीं था। माना कि वो शुरू से ज़रा रिजर्व तबीयत का था, मगर इस कदर अजनबियत, जैसे यहाँ बैठे किसी को जानता ही ना हो, किसी से कोई रिश्ता ही ना हो। एक्सक्यूज़ मी। इससे पहले कि मुइस कुछ और कहता, वो बिला वजह ही अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ था। वह सबको बातें करता छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। शुक्र है कि वर्दा और मुइस ने पप्पो के साथ अपने ट्रिप को डिस्कस करते हुए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वरना बात के पीछे पड़ जाने में मुइस कुछ माँ पर पड़ा था। सरी कितने ही पल जाते हुए आसान को देखती रही। नेक्स्ट सीन। आज बहुत दिनों बाद वो सजल के साथ लंच के लिए बाहर आया था। होटल का वही मखसूस माहौल था। गहमा गहमी थी, लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। वो दोनों खाना ऑर्डर कर चुके थे। अभी इनका ऑर्डर सर्व नहीं हुआ था कि तभी एक अधेड़ उम्र शख्स इनकी टेबल की तरफ आया था। आसान के लिए शख्स कतई अजनबी था और यकीनन वो भी आसान को नहीं जानता था, इसलिए वो सीधा सजल की तरफ आया था। हाय बेबी, हाउ आर यू? सजल इसे देखते ही उठ खड़ी हुई और बेतकल्लुफ़ी का ये मुजाहरा आसान को खुला गया। ये आसान है, मेरे कज़न, और आसान ये तनवीर मलिक हैं, मेरे दोस्त। सजल ने इस शख्स का हाथ अभी भी थाम रखा था। इस शख्स ने आसान से हाथ मिलाने की सहमत नहीं की और ना ही ऐसी कोई मुरव्वत आसान ने दिखाई थी। बस दोनों ने ही सरसरी से सर हिलाया था, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से मिलकर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। चंद लम्हे सजल से बात करने के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। कौन था ये शख्स? वेटर जब खाना सर्व करके चला गया तो आसान ने सरसरी सा पूछा। ये बात तो वो जानता था कि सजल के सर्कल में मर्द और ख़वातीन दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन ऐसी बेतकल्लुफ़ी इसने आज तक नहीं देखी थी। वो तनवीर मलिक है, मेरा दोस्त, बहुत बड़ा मिल ओनर है। क्यों? सजल ने बताने के साथ साथ इससे पूछा भी था। इसकी और अपनी उम्र में फ़र्क देखा है तुमने? आसान ने एक नज़र इसे देखा। आज भी इसने जीन्स के साथ मुख्तसर सा टॉप पहन रखा था। आसान को एकदम ही इसका खुलिया नागवार लगने लगा। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है आसान? इसकी जेब तो बहुत भारी है ना। तुम जानते हो आसान, वो शख्स मेरे एक इशारे का मुंतज़िर है। मैं एक इशारा करूँ ना, वो अपने ख़जाने का मुँह खोल दे। खाना खाते हुए वो इसे बता रही थी। क्या मतलब? आसान की लहजे में नागवारी दराई थी। मतलब बहुत सादा सा है आसान, वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है? वो यकीनन शादीशुदा भी होगा। इसके अगर तुम्हारे जितने नहीं भी तो तुमसे कुछ छोटे बच्चे भी होंगे। फिर भी आसान को इसका अंदाज़ बहुत अजीब लगा था। हाँ, फिर भी तुम भी तो शादीशुदा हो, फिर तुम क्यों इस वक्त मेरे दोस्त हो? जब इन सब बातों से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्या सोचूं? छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ तुमने क्या सोचा है? इसने कोल्ड ड्रिंक का सिप देते हुए आसान की तवज्जो बटाई। किस बारे में? इसका दिमाग सजल के जुमले में अटक गया था। वाकई मैं अब इसके साथ क्यों हूँ? अपने और मेरे बारे में। और किस बारे में? एक बात तो तय है आसान, जब तक वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा, वरना। सजल ने आज इससे दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वरना क्या सजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ये फ़ैसला कैसे कर सकता हूँ? अगर यही फ़ैसला करना होता तो मैं पहले ना कर लेता। तुम जानती हो मामा मुझसे कितनी नाराज़ है। अब मैं मज़ीद इन्हें टेंशन नहीं दे सकता। तुम थोड़ा वेट करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो आसान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हर बार की तरह इस बार भी अपनी माँ के आगे हार मानोगे। और क्या, तुम जैसे लोगों का यही प्रॉब्लम है। सारी ज़िंदगी दूसरों के कहने पर गुजार देते हो। अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी के लिए कभी खुद से कोई फ़ैसला नहीं करते। सजल नागवारी से बोली। वो कोई दूसरे नहीं है सजल, वो मेरी मामा है और मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इनके खिलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकता। सोचो भी तो जा नहीं सकता। तुम जानती हो उन्होंने मेरी खातिर क्या कुछ किया है? आसान को बहुत बुरा लगा था इसका इस तरह कहना। तो कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने तुम पर?
दुनिया के सब माँ बाप यही करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारी ज़िंदगी इनके हाथों कठपुतलियाँ बने रहें। आई एम सॉरी आजान, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारी मामा एक खुदगर्ज औरत हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी खुद भी अपने भाइयों की गुलामी की है और अब तुम्हें भी उनका गुलाम बना दिया है। शट अप सजल, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो और तुम्हें कोई हक नहीं उनके बारे में इस तरह बात करने का। सजल की बात सुनकर इसके अंदर आग सी लग गई थी। वो हमेशा ही इसकी मामा के खिलाफ बात करती थी, बहाने बहाने से इसे इनके खिलाफ उकसाती थी, और आज यकीनन अगर सजल की जगह कोई और होता तो आसान इसका मुंह तोड़ देता। आई एम रियली सॉरी आसान, मुझे वाकई इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। वो जिस तरह तुम्हें हमेशा हर छोटी बड़ी बात के लिए ट्रैप करती हैं, ऐसा कोई नहीं करता आसान। आजकल वो ज़माना नहीं रहा जब बच्चे अपने माँ बाप की बात, इनकी पसंद नापसंद सब खामोशी से मान लेते थे। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो ये तुम्हारा हक है और इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती अपना फैसला तुम पर थोप कर तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए नाखुश कर दें। हम सारी ज़िंदगी औरों के कहने पर नहीं गुजार सकते आसान। सजल आजान के गुस्से से चंद लम्हों को खैफ ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर इसके हाथ पर अपना हाथ रख कर नरमी से अपना मौक़िफ़ बयान कर ही गई थी। लेकिन मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक नहीं करता सजल, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इससे हम अपनी हर खुशी हर उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, और हमें पूरी उम्मीद होती है, बल्कि यकीन होता है कि वो भी हमारी तमाम खुशी और उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। ख़ासकर हमारे माँ बाप जो अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजारते हैं, दुख सुख के साए में अगर सुख सहते हैं तो आगे हमें भी सुख ही मिलते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख या तकलीफ़ रही हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो दुख वो तकलीफ़ हमें ना सहनी पड़े। इसलिए बाज़ दफ़ा हमें इनके किए गए फैसले सख्त लगते हैं, लेकिन बाद में सोचो तो इनमें भी हमारी ही भलाई होती है। इस लम्हे सजल ने जो मोहब्बत आजान की आंखों में इसकी मामा के लिए देखी, वो उसे आग लगा गई थी। ठीक है आजान, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब तुम खुद अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमने तो हमेशा यही सुना है कि तुम्हारी मामा ने हमेशा सिर्फ अपनी ही खुशी देखी है। तुम तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बाद में आते हो। एनीवे, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि डैडी आजकल मेरी शादी पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं और मैं आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम एक अनचाही ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हो या चंद कदमों के फासले पर खड़ी अपनी मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ाते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बात ख़त्म करते करते भी वो आसान के लिए सोचो कि नए दर वाक़ कर गई थी। मामा ने कब अपनी खुशी चाही थी? उन्होंने तो ज़िंदगी के हर कदम पर सिर्फ इसकी ही खुशी को मुकद्दम रखा था। तो फिर ये सजल क्या कह रही है? उलझे उलझे जहन के साथ वो सजल के साथ बमुश्किल खाना ख़त्म करके वहाँ से उठाया था। जरी ने हालात से समझौता कर लिया था। ये सब शायद ऐसे ही चलना है, इससे समझ लिया था। किसी पर कुछ भी ज़ाहिर किए बिना वो खुशबाश थी। मामा और पापा इसे इस तरह खुश देखकर मुतमईन थे। अलबत्ता पुप्पो जरी के लाख यकीन दिलाने के बावजूद इसकी और आजान के लिए परेशान रहती थी। इस वक्त भी जरी सना के साथ बैठी थी। सना इसे अपनी शॉपिंग दिखाने आई थी। इसके साथ वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। पुप्पो अपने कमरे में जा चुकी थी। सना इसे अल्लाह हाफ़िज़ कहती अपनी चीज़ें संभालती ऊपर चली गई। ताईजान इसे कब से आवाज़ें दे रही थी। जरी भी कमरे में चली आई। बेड के साइड टेबल पर रखा आजान का टच स्क्रीन मुसलसल बज रहा था। आजान कमरे में नहीं था। वो शायद बराबर वाले कमरे में किसी काम वगैरह में मसरूफ़ था। शादी के बाद से जरी अस खुद ही बराबर वाले कमरे में सोने लगी थी। जितनी देर आजान वहाँ कंप्यूटर या वैसे ही अपना कोई काम कर रहा होता, वो यहाँ टीवी देखकर इसका इंतज़ार करती, और फिर जैसे ही वो फ्री होकर सोने के लिए आता, वो बराबर वाले कमरे में चली जाती। वहाँ एक बेड नुमा बड़ा सा सोफ़ा रखा था जिस पे वो बासानी सो जाती थी, और इधर आजान भी डिस्टर्ब नहीं होता था। किसी को भी बताए बिना ये सिलसिला बड़ी खूबी से चल रहा था। यूँ भी वो दोनों इस कमरे का बाहर लॉन्च में खुलने वाला दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अंदर से लॉक रहता था। दरमियान वाला दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। यूँ किसी को पता नहीं लगता था कि रात को दरहकीकत दोनों कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। वो वहीं बैठकर इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। इसका फ़ोन बजकर खामोश होकर एक बार फिर से बजने लगा था। वो कितनी ही देर देखती रही कि या तो आसान खुद ही फ़ोन की आवाज़ सुनकर आ जाए या फिर फ़ोन करने वाला खुद ही थक कर फ़ोन करना छोड़ दे, मगर दोनों ही बातें नहीं हुई थी। मजबूरन इसे उठना पड़ा। इसने फ़ोन हाथ में उठाया जहां सजल कॉलिंग के अल्फाज फुल स्क्रीन पर निहायत नुमाया थे। इससे पहले कि वो फ़ोन लेकर मुड़ती, किसी ने पीछे से इसके हाथ से फ़ोन ले लिया था, जो अब भी ज़ोर शोर से बज रहा था। आपका फ़ोन कब से बज रहा था? तो मैंने सोचा कि आइंदा मेरा फ़ोन चाहे सारी रात ही क्यों ना बजता रहे, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी। आज़ान ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी थी।
मगर मैं तो आपको, वो कहना चाहती थी कि मैं कॉल नहीं सुन रही थी बल्कि फ़ोन आपको ही देने आ रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं उसकी बात सुन नहीं रहा था। और ये आदत आज़ान की बहुत बुरी थी कि वो पूरी बात नहीं सुनता था। बहस करने मत खड़ी हो जाया करो ज़रवा, प्लीज़। मेरे फ़ोन को तो मेरा पर्सनल रहने दो, या इस पर भी ज़बरदस्ती हक जताने खड़ी हो जाओगी। आज़ान ने कहते ही फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया और टेरेस पर चला गया, ये देखे बिना कि जिस जरी के आंसू वो आंखों में जमा होने से पहले ही इन्हें रोकने की सही करता था, वो किस तेज़ी से इसकी पलकों की बाढ़ फैलांग रहे थे। किस कदर अजनबियत से इसने ज़रवा पुकारा था। वो अपनी सिसकियाँ दबाती दूसरे कमरे में चली आई, ये देखे बिना कि आज़ान ने शीशे की दीवार के पार से इसे बहुत गौर से रोते हुए देखा था। वो तमाम रात जरी ने रोते हुए गुजारी थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। किस कदर अर्जा हो गई थी इसके साथ। आप किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं, यह एहसास ही किस कदर जानलेवा था। न जाने कब इसकी आंख लग गई, यूं कि सोते में भी इसकी पलकें भीगी भीगी सी थीं। नेक्स्ट सीन। सुबह जरी की आंख मामूल से कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर आज़ान के कमरे में आई। वो कंबल ओढ़े अभी तक बेखबर सो रहा था। वो फ्रेश होकर आई, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और धीमे धीमे कदम उठाती इसके बेड के पास चली आई। सोते में वो किस कदर दिलकश लग रहा था। इसकी ख्वाबिदा आंखें इस समय बंद थीं। आज़ान की पलकें बहुत लंबी और घनी थीं। वो कितने ही लम्हे वहाँ खड़ी से देखती रही। वो नींद में कुसमुसाया मगर उठा नहीं, करवट लेकर फिर से सो गया। अब जरी की तरफ इसकी पुश्त थी। जरी गहरी सांस लेकर इसे जगाने के लिए अलार्म सेट करती कमरे से बाहर निकल आई। वो सुबह उठने का चोर था, जब तक इसे कोई ना उठाए वो खुद से नहीं उठता था, और ये आदत इसकी बचपन से थी। जरी नाश्ता बनाकर टेबल पर रखने के बाद पप्पो को आते देखकर आज़ान को बुलाने चली आई। वो उठ चुका था और तैयार भी हो चुका था। अब आईने के सामने खड़ा गले में टाई बांध रहा था। इससे पहले कि उसे मुखातिब करती इसका फ़ोन गुनगुनाया। इसके ऑफिस से फ़ोन था। वो कॉल सुनने लगा। इससे एक हाथ से टाई की नॉट नहीं लग रही थी और गुजरता टाइम इसे मुसलसल एहसास दिला रहा था कि इसे देर हो रही है। जरी के कदम खुद ब खुद ही इसकी तरफ उठ गए। इसने खुद ही हाथ बढ़ाकर इसके कहे बिना इसकी टाई की नॉट लगा दी। आज़ान ने इसे देखा ज़रूर मगर कहा कुछ नहीं, रोका भी नहीं, बल्कि वो सहूलत से फ़ोन सुनने लगा। फ़ोन इसके ऑफिस से था। इसने इन्हें आधे घंटे में पहुंचने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। जरी टाई की नॉट लगा चुकी थी। वो कमरे में क्यों आई थी इसे भूल चुका था। आज़ान की ज़रा सी गुर्बत और इसके परफ्यूम की दिल फरेब महक ने इसे भुला दिया था। जरी, आज़ान की आवाज़ से इसके बढ़ते कदम रुक गए थे। वो रुक कर इसे देखने लगी। आई एम सॉरी, मैं रात को कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। रात को उसे रोते देखकर आज़ान को बहुत तकलीफ़ हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होती थी। वो तमाम रात बेचैन रहा था। फ़ोन पर सज्जद से बात करते हुए भी ना जाने क्यों इसका सारा ध्यान जरी के आंसुओं में ही अटक गया था। वो फ़ोन पर बात करके अंदर आया तो वो अपने कमरे में जा चुकी थी। वो वहीं कमरे में टहलने लगा। कभी बेड पर बैठ जाता, कभी फिर से उठ खड़ा होता। वो दरवाज़ा खोलकर जरी के पास आया, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी और आज़ान अच्छी तरह जानता था कि वो रोते रोते सोई है, क्योंकि सोते में भी इसकी पलकों पे मोती चमक रहे थे और चेहरे पर आंसुओं के नुमाया निशान थे। आज़ान को नदामत ने घेर लिया। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इसे जरी से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर ज़्यादती मेरे साथ हुई है तो कसूरवार जरी नहीं है। वो तमाम रात ठीक से सो नहीं सका था। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं आपका फ़ोन नहीं सुन रही थी, आपको देने ही आ रही थी ताकि आप बात कर सकें। जरी ने इसे बताना ज़रूरी समझा था कि इसके दिल में कोई गलतफहमी ना रहे। आज़ान ने इस बात में सर हिला दिया। नाश्ता तैयार है, आ जाएं, पप्पो इंतज़ार कर रही हैं। अचानक ही जरी को याद आया था कि वो कमरे में क्यों आई थी। वह आज़ान को कहती बाहर चली आई थी। लबों पे मुस्कुराहट आप ही दराई थी। नाराज़ी जैसे पल में हवा हुई थी। आज़ान भी अपना कोट और बैग उठाकर बाहर चला आया था कि रात की बेचैनी अब ख़त्म हो चुकी थी। पप्पो इन दोनों का इंतज़ार करने के साथ साथ अखबार भी देख रही थी। क्या बात है मामा, बड़ी फुर्सत से बैठी हैं? आज़ान ने इन्हें सलाम करने के बाद पूछा। बेटा जानी, तुम्ही ने तो कहा था कि मामा अब आप जॉब छोड़ दें, तो भला मैं अपने बेटे की कोई बात कैसे टाल सकती हूँ? और अब जबकि मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर अपनी जॉब में सेट हो चुका है, तो भला अब मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है? सो मैंने जॉब छोड़ दी है। रियली मामा? वह तो खुशी के मिले जुले तासरात लिए इन्हें देख रहा था। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। जब मेरा बेटा मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो क्या मैं इसकी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती? अब तो खुश होना। पप्पो ने खुशी से दमकते इसके चेहरे की तरफ देखा था। इतना खुश उन्होंने आज़ान को बहुत दिनों बाद देखा था।
बहुत खुश हूँ मामा, आपने मेरी बात रख ली, मेरा मान रखा। थैंक यू, आई लव यू मामा। आज़ान ने मोहब्बत से इनके हाथ चूम लिए। आई लव यू टू बेटा। वह उसकी माँ थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी किसी बात से इनकार करें? ऐसी माँ जो हमेशा सिर्फ इसकी खुशी का ख्याल रखती है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता था कि वह इसकी कोई बात मानने से इनकार कर दें? आज़ान बेइंतहा खुश था। नेक्स्ट सीन। सजल प्लीज़ तुम इस तरह रोज़ रोज़ ऑफिस मत आया करो, अच्छा नहीं लगता। सजल हर दूसरे दिन इसके ऑफिस आन मौजूद होती थी और आज़ान ने इसे कभी नहीं टोका था, मगर आज न जाने क्यों आज़ान को इसका इस तरह इस हुलिये में आना बहुत बुरा लगा था। वो आज भी स्लीवलेस पहने हुई थी और आज़ान को इस लम्हे सरी याद आई। कितने अच्छे कपड़े पहनती है वो, फैशन के मुताबिक मगर मुकम्मल, बल्कि इनके घर में कोई भी लड़की ऐसे कपड़े पहनने का सोच भी नहीं सकती थी। क्यों, क्या ये भी तुम्हारी मामा का हुक्म है? वरना इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। वो तुनक कर गुस्से से बोली। ऐसी कोई बात नहीं है सजल, तुम बात को समझो, और तुम हमेशा हर बात में मामा को क्यों बीच में ले आती हो? आज़ान को इसकी इन बातों से चिढ़ सी होने लगी थी। वो हमेशा ही मामा के बारे में गलत बोलती रहती थी। ठीक है, जा रही हूँ मैं, अब तुम्हें मिलना हो तो तुम खुद ही आ जाना, मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगी। वो गुस्से से उठकर चली गई और हमेशा की तरह आज़ान ने इसे रोका भी नहीं था और ना ही इसके पीछे गया था। वो सर झटक कर अपना काम करने लगा था कि कोई इसके केबिन का दरवाज़ा नॉक करके इसके यस कहने पर अंदर दाखिल हुआ था। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अंदर आने वाले को देखकर आज़ान ने कहा था। वो उनके बैंक के पुराने और रेगुलर क्लाइंट थे और अक्सर इनसे मुलाकात होती रहती थी। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ आज़ान साहब? इस शख्स ने आज़ान से मुसाफा करने के बाद कहा। जी कहिए। ये लड़की जो अभी आपके कैबिन से निकली, जान सकता हूँ कि ये कौन है? चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद वो शख्स बोला। क्यों, आप ये क्यों जानना चाहते हैं? आज़ान को बुरा महसूस हुआ। अपना और सजल का रिश्ता ज़ाहिर के बिना आज़ान जानना चाहता था कि वो शख्स ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए चुप रहा। सिर्फ इसलिए कि अगर आप इसको नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जानते हैं तो मेरा आपको ये मुखलिसाना मशवरा है कि इस लड़की से ज़रा बच कर रहिएगा। ये लड़की ठीक नहीं है। मेरे बहनोई तनवीर मलिक, शायद आपने नाम सुन रखा हो। इस अच्छे खासे इंसान को इस लड़की ने उंगलियों पर नचा रखा है। इसके जवान बच्चे हैं, फैमिली है, खुशगवार ज़िंदगी है, मगर ये लड़की फिर भी इसके पीछे पड़ी है। मेरी बहन आजकल बहुत परेशान है, बीमार रहने लगी है। वो शख्स तो जैसे भरा बैठा था। लेकिन क्यों? अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के पीछे पड़ने में इसका क्या फ़ायदा है? आज़ान ने यूं ही सरसरी से अंदाज में पूछा। दौलत के लिए जनाब, और क्यों? बेपनाह दौलत का मालिक है तनवीर मलिक, और दौलत तो अच्छे अच्छों के दिमाग ख़राब कर देती है। फिर वो लड़की क्या है? अंदरूनी मुल्क कितनी ही जायदादें हैं इसकी, और वो लड़की सिर्फ इसकी दौलत हथियाने के चक्कर में है और कुछ नहीं। और वह ऐसा अक्ल का अंधा बना हुआ है इस लड़की के आगे कि न जाने कितना कुछ अभी से ही इसके नाम कर चुका है। अकल तो शायद तब आएगी जब वो सब कुछ लूट कर चलती बनेगी। वो शख्स तो अपनी तरफ से इसे अच्छा मशवरा देकर चलता बना, मगर आज़ान के लिए उलझन खड़ी कर गया था। सजल ऐसा क्यों कर रही है? एक तरफ मेरे लिए इतनी बेताब रहती है, मुझसे मिलने के बहाने ढूंढती है, और दूसरी तरफ तनवीर मलिक, और वो भी दौलत के लिए। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? वो कितनी ही देर खामोशी से बैठा रहा। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सजल से इस बारे में बात करे या नहीं, इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसका दिमाग उलझ रहा था, मगर कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। सजल से बात करने का फैसला करके वो उठ खड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन। वो अब दादों की तरफ जा रहा था। वैसे भी इनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे। वो वहाँ पहुँचा तो मुलाजमा से पता चला कि सजल घर पर नहीं है। वो कितनी ही देर दादों के पास बैठा रहा। वह इससे इसरार कर रही थी कि वो सरी को इनसे मिलाने लाए, कि इन्हें लाडले पोते की बीवी से मिलने का बहुत शौक़ था, और वह बस बेदिहानी में इनकी बातें सुन रहा था। तकरीबन घंटे बाद वो जाने के लिए उठा, जब बड़ी ताई के कमरे के बाहर से गुजरते हुए इसके कदम अपना नाम सुनकर रुक गए थे, और इसमें कुछ शक नहीं था कि बड़ी ताई के अलावा ये दूसरी आवाज़ सज्जल की थी। तो क्या सज्जल घर पर थी और इसने झूठ बोलकर मुझसे मिलने से मना कर दिया? वो वहाँ से हिल नहीं सका था। बस कर दे अम्मी, आज़ान आज़ान ये नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब इसका पीछा छोड़ दें और मुझे भी सुकून से रहने दें। तंग आ गई हूँ मैं इस रोज़ की ड्रामेबाजियों से। वो मोहब्बत, वो बेताबियाँ ड्रामा थी। आज़ान सुन सा अपनी जगह खड़ा था। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि सब यूँ हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि अच्छा मौका है उस औरत से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, उसे नीचा दिखाने का। किस तरह उसने तुम्हारे बाप की और मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। सोचो तो आज भी खून खौल उठता है। खुद शौहर के मरने के बाद गुलछड़े उड़ाती रही और बेइज्जत हुए हम, और अभी बेटा माँ के गुण गाता फिरता है। माँ की असलियत जान जाए ना तो थूके भी ना माँ पर। मगर वो चालाक घमंडी औरत इस बार भी बाजी ले गई और हम इस बार भी देखते ही रह गए।
इसकी मुहज्जिब बड़ी ताई थी, बज़ाहिर पढ़ी लिखी, वेल मैनर्ड। और मैं तो इस बड़ी बी से भी बड़ी तंग आ गई हूँ। मरती है ना जान छोड़ती है, सारी जायदाद दबा कर बैठी है। और हमारे ससुर साहब को भी देखो, खुद तो अल्लाह को प्यारे हो गए और जाते जाते सारी जायदाद के कागजात इस बड़ी बी के हवाले कर गए और उन्होंने जाने किधर रख दिए और हम रह गए वैसे के वैसे। बड़ी ताई बल खा रही थी, हाथ मल रही थी। मैं तो कहती हूँ मम्मी, कुछ भी करके कागजात हासिल करके अंगूठा लगवा लें बड़ी बी से और जान छुड़ाएं या इस आजान के साथ ही भेज दें। वैसे भी बड़ा मरता है दादों के पीछे। सज्जल के अल्फाज इसके कानों में शीशा उंडेल गए थे। किस कदर घटिया सोच थी इसकी। और मेरी बात गौर से सुन ले मम्मी, मैं तनवीर मलिक से शादी कर रही हूँ और आप ये बात अच्छी तरह डैडी को समझा दें। आसान से कहीं ज़्यादा दौलत और जायदाद है इसके पास और कितना कुछ तो वो अभी से मेरा नाम कर चुका है। सज्जल तो जैसे उतावली हो रही थी। अच्छा ज़रा सब्र करो बेटा, मैं कुछ करती हूँ, जल्दबाजी मत करो। बड़ी ताई ने इसे समझाने की कोशिश की थी। आसान से मज़ीद रुका नहीं गया था, इसमें मज़ीद कुछ भी सुनने की ताब नहीं थी। वो वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर जनवरी की एक सर्द शाम इसकी मुंतज़िर थी। इंतहाई सर्द शाम, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। बादल बस बरसने को तैयार थे। वो गाड़ी में आ बैठा और इसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। कितनी ही देर गुजर गई इसे यूं ही बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए। इसने थक हार कर एक जगह गाड़ी रोक दी। दरवाज़ा खोलकर उतरना चाहा तो बाहर बारिश की बौछार ने इसका इस्तकबाल किया। सर्द हवा का झोंका जिस्म को चीर गया। वो गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़कर पैर ज़मीन पर टिकाकर इसी तरह बैठा रहा। जहन में अनगिनत सोचें थीं, मनफी ख्यालात की भरमार थी। बारिश की बौछार इसे रफ्ता रफ्ता भिगो रही थी। वह इस वक्त सिर्फ कॉटन की पैंट शर्ट पहने हुए था। जैकेट उतार कर बराबर वाली सीट पर रखी थी, लेकिन इसे इस वक्त मौसम का एहसास नहीं था। एक सोच थी जो सब बातों पर हावी थी। आखिर क्या है मामा की मासी में कि सब इन्हें इस कदर बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं। दादों से कई बार पूछा, मामा से कई बार पूछा, मगर कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? क्या इसकी माँ की ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू भी है जो वो सुन नहीं सकेगा? और इस सज्जल किस जायदाद की बात कर रही थी? ऐसी कौन सी जायदाद है जो मेरे नाम है और मैं जानता ही नहीं हूँ और जिसकी वजह से सज्जल को मेरे करीब आना पड़ा? ज़हनों दिल में यही कशमकश जारी थी। किससे पूछूं, कौन बताएगा? क्या मामा को मुझ पर एतबार नहीं? क्या वो समझती हैं कि मैं इन पर एतबार नहीं करूँगा? इसके दिल में नाराज़ी दर आई। या अल्लाह मेरी मदद कर, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊँगा। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा मेरे मालिक, क्या सही है क्या गलत मैं पहचान सकूँ मेरे अल्लाह। इसकी आंखों की सितार नम होने लगी थी। इसे वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं था। बारिश मुसलसल हो रही थी और मुसलसल इसे भिगो भी रही थी, लेकिन वो लाताल्लुक़ बना भीग रहा था। तभी इसके सेल पर बेल हुई। वो चौंक सा गया। सेल पर मामा कॉलिंग के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। वो कितने ही लम्हे स्क्रीन को घूरता रहा। सेल बज बज कर खामोश हो चुका था। नेक्स्ट सीन। रात के 11:30 बज रहे थे और अभी तक आसान घर नहीं आया था। फुप्पो और सरी मुसलसल इसका इंतज़ार कर रही थी। फुप्पो हाथ में तस्बीह लिए वहीं लाउंज के सोफ़े पर बैठी थी और सरी वहीं लाउंज के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। बरसती बारिश में निगाहें गेट पर जमी थीं। सर्दी रगों में जम रही थी। दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। आज़ान का मूड आजकल पल पल बदलता रहता था, जैसे वो किसी जहनी उलझन का शिकार हो। सरी कितनी ही बार इसका सेल ट्राई कर चुकी थी, वो मिल ही नहीं रहा था। शायद मौसम की ख़राबी की वजह से सिग्नल्स प्रॉब्लम थी। बेल जाती थी और फिर कॉल कट जाती थी। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। 12 बजे के करीब इसकी गाड़ी गेट से दाखिल हुई थी। सरी के वजूद में इत्मीनान की लहर उतर आई। आ गए आप? कहाँ चले गए थे? खिरत तो थी ना? आप ठीक हैं? वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सरी ने परेशानी से पूछा। इसकी आंखें चिलमिला रही थीं और चेहरे से परेशानी मुतरशे थी। मैं ठीक हूँ, वो नरमी से कहता आगे बढ़ाया। आसान कहाँ रह गए थे बेटा? बता कर तो चाहते, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मामा भी उठकर इसके पास चली आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, सॉरी आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, आइंदा ख्याल रखूँगा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। वो मामा के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। क्या ये मोहब्बत झूठ है? क्या एक माँ की मोहब्बत झूठ हो सकती है? क्या वाकई में कभी इनकी ज़िंदगी की पहली तरजीह नहीं रहा? वो नरमी से अपने बाजू से इनका हाथ हटाता अपने कमरे में चला आया। सरी इसके पीछे ही आई थी। आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है? वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि सरी ने पूछ लिया। वो बिना कुछ कहे अपना मोबाइल, घड़ी और गाड़ी की चाबी वगैरह साइड टेबल पर रखकर पलटा। आपके लिए खाना लाऊं या कुछ और, कॉफ़ी वगैरह? वह उसकी निगाहों से घबरा कर बोली। क्या बेत था कि वह अभी नरमी से बात कर रहा है, अभी चिल्लाना शुरू कर दे।
आजकल इसका मूड ऐसा ही धूप छाँव सा हो गया था। नहीं, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान मत हो और मामा को भी कह दो। सरी सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल आई। आसान ने खाने को मना कर दिया था। वह उसके लिए दूध गर्म करके कमरे में ले आई थी, जहाँ वो चेंज करके सोने की तैयारी कर रहा था। अब भी माथे पर परेशानी की लकीर नुमाया थी। ये दूध पी लें, आपने खाना भी नहीं खाया, इतनी ठंड में बाहर से आए हैं, अच्छा लगेगा। इसने दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। थैंक यू, रख दो, पी लूँगा। जरी वो गिलास रखकर जा रही थी जब आजान की पुकार पर इसे रुकना पड़ा। वो मुड़कर इसे देखने लगी, फिर इसके करीब चली आई। जरी प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ बैठो। जाने कैसे बात आजान के लबों से निकली थी। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? वो फ़ौरन ही इसके पास बैठ गई थी। मैं ठीक हूँ, बस तुम यहाँ बैठो मेरे पास। मैं आज खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक दोस्त की बहुत ज़रूरत है। तुम मेरी दोस्त हो ना, मेरी बात को समझती हो, मुझे समझती हो। प्लीज़ प्लीज़ यहीं रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। किस कदर कर्ब छुपा था इसकी आवाज़ में। वो आंखें मूंदे बेड की बैग से सर टिका गया। मैं यहीं हूँ आपके पास, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? वो परेशानी से इसके पास ही बैठ गई थी। इसने आसान का हाथ थाम लिया। आपको तो बुखार है। सरी के हाथ ने जैसे अंगारा छू लिया था। वो घबरा गई। आसान वैसे ही खामोशी से बैठा था। इसने अपना हाथ भी नहीं छुड़ाया था। मैं फूफो को बुलाती हूँ। वो उठने लगी थी। नहीं प्लीज़ सरी, मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। सो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मामा को मत बुलाओ, वो खामखा परेशान होंगी। आसान इस वक्त माँ का सामना नहीं करना चाहता था, सो सरी को रोक दिया। सरी मजबूरन इसके कहने पर रुक गई थी। ठीक है, आप सो जाएं, मैं यहीं हूँ। सरी ने इसे दूध के साथ बुखार की दवा भी दे दी थी और ख़ुद वहीं इसके पास ही बैठ गई। इसे अच्छी तरह कंबल ओढ़ाकर वह एक हाथ से इसका सर दबाने लगी थी। दूसरा हाथ अभी भी आसान ने थाम रखा था। नेक्स्ट सीन। सुबह आसान की आंख खुली तो मामा इसके सिरहाने बैठी हुई इसके ऊपर दम कर रही थी। इसे आंखें खोलते देखकर मुस्कुराई। आसान ने सर माँ की गोद में रख दिया। कैसी तबीयत है अब मेरी जान की? सरी बता रही थी रात को तुम्हें बुखार हो गया था और तुमने मुझे जगाने से मना कर दिया। मामा ने इसके पेशाने पर बोसा दिया। माथा अभी भी तप रहा था। अब ठीक हूँ मामा, वो होले से बोला। माँ की गोद से फूटती सच्चे प्यार की महक कभी झूठी हो सकती है भला? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी मामा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। मगर एक मगर था जो आसान के दिल में घर कर रह गया था। फांस बनकर छुप रहा था और वो चाहते हुए भी इसे निकाल नहीं पा रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि सरी नायाब को ले ही आई थी। नायाब को हॉस्पिटल जाना था, सो सरी ने सोचा कि पहले वो आसान को चेक करती जाए, क्योंकि जानती थी कि आसान ऐसे तो मानेगा नहीं डॉक्टर को दिखाने पर, सो ज़बरदस्ती ही सही। तबीयत को क्या कर लिया आसान? कल तक तो अच्छे भले थे। हमारी बहन के होश उड़ा के रख दिए हैं कि वो सुबह ही सुबह दौड़ती हुई आई है। सरी छन गई थी। नायाब मुस्कुराकर इसे चेक करने लगी। ठंड का असर है, कहीं कल की बारिश में तो नहीं भीग गए थे? कितना ठीक अंदाज़ा था नायाब का। हालांकि बारिश में भीगना मज़ा देता है, लेकिन सर्दियों की बारिश कभी कभी नुकसान भी दे देती है, सो एहतियात ज़रूरी है। इसने थर्मामीटर इसके मुंह में दे दिया। वो खामोशी से नीम दराज था। इसने नाश्ता किया है पप्पो? नायाब ने पप्पो से पूछा। नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं किया। बुखार खासा तेज़ है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मौसम का असर है, वो थर्मामीटर देखते हुए बोली थी। नाश्ता नहीं किया इसलिए इंजेक्शन नहीं दे रही। यह मेडिसिन है सरी, इसे कुछ खिला पिला दो, फिर ये दवाएं दे देना। इंशाल्लाह शाम तक बुखार उतर जाएगा, फिर मैं रात को दोबारा चेक करूँगी। ठीक है आसान? नायाब ने सरी के साथ साथ आसान को भी मुखातिब किया था। आसान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो बहन जितनी अच्छी थी, डॉक्टर इतनी ही सख्त थी। वो उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद अपना सामान समेट कर उठ खड़ी हुई। फूफो भी नायाब के साथ ही बाहर निकल गई थी। आप मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लाती हूँ। सरी ने खिड़की के पर्दे खोलते हुए आसान को कहा था। कल की बारिश के बाद आज मौसम कदरे साफ था। कमरे में नर्म सी धूप फैल गई थी, जो बहुत भली महसूस हो रही थी। कल रात मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया ना, तुम सारी रात सो नहीं पाई। अपने साथ मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो सरी? क्या कभी सज्जल ने मेरा इस तरह ख्याल किया है? अगर मैं कभी बीमार भी पड़ जाऊँ तो वो एक फ़ोन कॉल तक करके नहीं पूछती, और बाकी दिन में हज़ारों कॉल्स करेगी। और ये लड़की क्या है? मैंने इसे दिल से कबूल नहीं किया। इसे कभी वो मान वो इज़्ज़त नहीं दी जो बीवी का हक़ होता है। इसकी तरफ देखता नहीं, फिर भी ये मेरा इस कदर ख्याल रखती है। क्यों? इसमें परेशान होने की क्या बात है आसान?
आपके साथ परेशान होना, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। एक बीवी होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस समय ज़री की आंखों में बेपनाह सच्चाई थी। आज़ान को दिन के उजाले में इसकी पेशानी का तिल बहुत चमकता हुआ महसूस हुआ। क्या फ़र्ज़ के सहारे सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? ये कैसा सवाल था जो आज़ान के लबों से अदा हुआ था? अगर फ़र्ज़ में मोहब्बत भी शामिल हो जाए तो ज़िंदगी सुहेल हो जाती है। सादा से सवाल का सादा से जवाब था, लेकिन इसमें कितने ही मतलब पोशीदा थे। सरी शायद अभी कुछ और भी कहना चाह रही थी, लेकिन इसकी बात महमूद मामू और सफ़ीना मामी के आने से अधूरी रह गई। फिर तो जैसे सब इसके गिर्द जमा होते चले गए। सब इसकी बीमारी का सुनकर परेशान होकर अपने सब काम छोड़कर इसके पास इसे देखने चले आए थे। यहाँ तक कि ताई भी। फिर से पूरा दिन सरी से बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। वह इससे पूछना चाहता था कि इसने मोहब्बत का जिक्र क्यों किया। क्या इस रिश्ते में मोहब्बत भी कहीं शामिल है? नेक्स्ट सीन। आज़ान ने ठीक होकर ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इन गुज़रे दिनों में सरी ने इसका बहुत ख्याल रखा था। घर की वही रूटीन थी। ताईजान आजकल ज़ोरों शोर से सना के लिए रिश्ता देख रही थी और नायबा चची बिलाल के लिए। सब ही अपनी अपनी मसरूफ़ियत में उलझे हुए थे और एक ज़री थी जो आजकल फिर से इस एहसास के ज़ेरे असर थी कि आज़ान इसके साथ खुश नहीं है। वह इससे मोहब्बत नहीं करता, इससे अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करता। वो नहीं जानती थी कि आज़ान आजकल किस ज़हनी उलझन का शिकार है। इस रात के बाद से ज़री ने फिर से अपनी पुरानी जगह सोना शुरू कर दिया था और आज़ान ने इसे टोका भी नहीं था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि वह इसे अब पहले की तरह इग्नोर नहीं करता था। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बात भी कर लेता था। वह अभी काफ़ी देर मामा के पास बैठ कर आई थी। रुबाब आपी आई हुई थी और वो काफ़ी खुश थी कि अब इनके शौहर काफ़ी बदलने लगे हैं। इन्हें एहसास हो गया था और वो अपना इलाज करवाने पर भी रजामंद हो गए थे। वो बहुत खुश थी और ये बात रुबाब ने सिर्फ अपनी माँ को बताई थी, क्योंकि वही इनके हालात से वाकिफ़ थी। अलबत्ता ज़री से सिर्फ गपशप लगाई गई थी। सरी फुप्पो को ढूंढती इनके कमरे में चली आई थी, जहाँ वो पुरानी तस्वीरें निकाले बैठी थी, जिसमें इनकी शादी की, इनके बचपन, जवानी और आज़ान के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें थी। सरी भी इनके साथ ही बैठ गई थी। फुप्पो, ये आज़ान की दादो है ना? वो फुप्पो की शादी की एक तस्वीर हाथ में लिए बैठी थी, जिसमें आज़ान के बाबा की पूरी फैमिली मौजूद थी। हाँ बेटा, फुप्पो ने इसे बताया था। दादो इनसे प्यार करती है ना? सरी ने आज़ान की एक बचपन की तस्वीर उठाई, जिसमें वो अपने दादा और दादू के साथ था। इसकी ब्राउन आँखें शरारत से मुस्कुरा रही थीं। हाँ बेटा, बहुत प्यार करती है। इनका लाडला पोता है आज़ान। इसके दादा, इसके बाबा सब इससे बहुत प्यार करते थे। पता है, मैं अभी तुम्हें बताने ही वाली थी कि आज़ान की दादों का फ़ोन आया था। तुमसे मिलने को बहुत इसरार कर रही थी। बहुत शौक़ है इन्हें लाडले पोते की दुल्हन से मिलने का। मैंने वादा किया है आज़ान के साथ तुम्हें इनसे मिलने ज़रूर भेजूँगी। आज़ान आ जाए तो उससे कहती हूँ, फिर तुम दोनों जाकर उनसे मिलाना। फुप्पो ने तस्वीरें समेट कर रखी, ग्लासेस उतार कर रखते हुए उसे बताया। फुप्पो, एक बात पूछूं? सरी कितने ही दिनों से फुप्पो से इस बारे में बात करना चाह रही थी। फुप्पो ने इजाज़त दी थी। आप वहाँ क्यों नहीं जाती? हालांकि आज़ान वहाँ कितना चाहते हैं और हर बार आकर आपको बताते हैं कि दादू आपको कितना याद करती हैं। आप खुद बताती हैं कि वो आप और आज़ान से किस कदर प्यार करती हैं, और आप भी तो इन्हें इतना याद करती हैं, और आप कभी इनसे मिलने नहीं गई। क्यों फुप्पो? सरी ने डरते डरते पूछा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। क्योंकि वो घर छोड़ते वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब कभी दोबारा उस घर में कदम नहीं रखूँगी। फुप्पो ने एक गहरी सांस लेकर गोया खुद को इसे बताने के लिए तैयार किया था। सरी मुकम्मल तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जा थी। वो बिना टोके खामोशी से इनकी बात सुनने लगी थी। मेरी और असीम की अरेंज्ड मैरिज थी। इनके और मेरे पापा दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और इन दोनों की ख्वाहिश पर रिश्ता तय हुआ था। बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई, क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन, और असीम अपने माँ बाप के लाडले बेटे। सब लोग बहुत खुश थे, खासकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि असीम बहुत अच्छे थे, बेइंतहा चाहने वाले। असीम के बाबा का ताल्लुक़ एक गांव से था और इनकी 2 शादियां हुई थीं, और ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। इनकी पहली बीवी से 4 औलादें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, यानी आज़ान के ताया और चचा, और 2 बेटियां जो इनकी बीवी के ख़ानदान में ही ब्याही थी। इनकी पहली बीवी का ताल्लुक़ इनके ख़ानदान से था। वह इनकी करीबी रिश्तेदार थी। बटे सट्टे की शादी थी, इसलिए बाबा जान इस उम्र तक इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर थे, वरना इनकी अपनी पहली बीवी से कभी नहीं बनी थी। वो हद दर्जा ज़िद्दी, घमंडी, चालाक और लालची खातून थी, जबकि बाबा जान एक पढ़े लिखे नफीस आदमी थे। वो शुरू ही से शहर में रहने के आदी थे और इनकी पहली बीवी किसी तौर भी अपने गांव को छोड़ने पर रजामंद ना थी। सो बाबा जान कितने ही अरसे तक शहर में अकेले रहते रहे
और फिर उन्होंने शहर में दूसरी शादी अम्मा जान से कर ली, यानी आज़ान की दादों से। वो उनकी दूसरी बीवी थी। वो बाबा जान की पसंद और नफीस तबीयत के ऐन मुताबिक थी। सलीका शुआर, सादा और पढ़ी लिखी। अम्मा जान से इनकी 2 औलादें हुईं, अजीम और इनकी छोटी बहन राफिया। इनकी शादी हमारी शादी के बाद हुई और वो अमेरिका चली गई। हालांकि बाबा जान के गांव में दूसरी या तीसरी शादी कोई मायूब बात नहीं थी, लेकिन इनकी पहली बीवी ने कभी भी बाबा जान की दूसरी शादी को कबूल नहीं किया। बाबा जान के दोनों बड़े बेटे इनके साथ शहर में ही रहा करते थे। वो इन्हें भी बाप के खिलाफ उकसाती रहती थी। अजीम के खिलाफ इनके दिल में नफरत भरती रहती थी। हालांकि कभी भी बाबा जान और अम्मा ने सगी सौतेली औलाद में फ़र्क नहीं रखा, लेकिन न जाने इनके दिल कैसे स्याह थे। आज़ान के चचा फिर भी कुछ बेहतर तबीयत के थे। अपने बीवी बच्चों, अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन आज़ान के ताया, जिन्हें सब बड़े भाई साहब कहकर पुकारते थे, वो अव्वल दर्जे के लालची, बदनीयत और अय्याश इंसान थे। वो कहीं से भी बाबा जान के बेटे नहीं लगते थे। अजीब अजीब किस्म के लोगों से इनके ताल्लुकात थे। शादीशुदा होते हुए भी इनके न जाने कितनी औरतों से ताल्लुकात थे। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि उन्होंने किसी नाचने गाने वाली औरत से दूसरी शादी कर रखी है और इनसे इनकी एक बेटी भी थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी कबूल नहीं किया। कुछ इन्हें बीवी भी ऐसी ही मिली थी। इनकी सगी मामूजात थी और अपनी फुफ्फो जैसे ही ख्यालात रखती थी। अजीम से इन दोनों मियाँ बीवी को न जाने क्यों इतना बेर था कि वो एक ही घर में रहते हुए इन्हें मुश्किल से बर्दाश्त करते थे। और अजीम गो के शक्ल सूरत में हू बहू बाबा जान की तरह थे, लेकिन आदाद व अतवार में बिल्कुल अम्मा जैसे थे। वैसे ही सादा, कम बोलने वाले, सब कुछ हंसकर बर्दाश्त करने वाले और बस अपने काम से काम रखने वाले। और किस्मत ऐसी पाई थी कि जिस काम में हाथ डालते थे कामयाब हो जाते। मिट्टी को सोना करने वाले लोगों में से थे और यही बात इनके बड़े भाई से बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर 1 साल बाद आज़ान ने आकर हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। अजीम का कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था, वसी से वसी तर होता जा रहा था। अजीम की एक आदत थी, वो जो कुछ भी जायदाद खरीदते या कोई भी काम शुरू करते वो आज़ान के नाम से करते। यूँ छोटी सी उम्र में ही इनकी सारी जायदाद आज़ान के नाम थी। वो आज़ान से बहुत मोहब्बत करते थे, इससे अपनी ज़िंदगी कहते थे। आज़ान हूँ बहू अपने बाबा का अक्स है, बस इसकी आंखें मेरे जैसी हैं। अजीम के बड़े भाई की गंदी और गलीस निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने कितनी ही बार अजीम से कहना चाहा मगर कह नहीं पाई। यूँ तो घर के 2 पोर्शन थे। ऊपर के पोर्शन में वो दोनों भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे और नीचे हमारी फैमिली अम्मा बाबा के साथ, लेकिन कोई कैद नहीं थी। ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता था। यूँ कितने ही माह व साल गुजरते रहे। आज़ान 7 साल का हो गया। वो अपने बाबा से बहुत अटैच था और रात को इनसे लिपट कर सोया करता था। उस दिन एक सुबह रोज़ की तरह ऑफिस के लिए निकले। फिर पूरा दिन गुजर गया। इनके ऑफिस से आने का टाइम गुजर गया। कितने घंटे गुजर गए। हालांकि वो ठीक 5 बजे आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आए। मैं इन्हें फ़ोन करती रही, लेकिन अब फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं खामोशी से इनका इंतज़ार करती रही। और फिर हमें इत्तला मिली कि इनका एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। चंद घंटे कबल वो मामूल के मुताबिक घर से निकले थे और अब लाश की सूरत हमारे दरमियान थे। कठिन वक्त था। अब सोचो तो दिल कांप उठता है। उस मुश्किल की घड़ी से हम सब कैसे गुजरे, ये हम जानते हैं या हमारा अल्लाह। यहाँ मेरे सब घरवाले चाहते थे कि मैं यहाँ आ जाऊँ, लेकिन मैं इद्दत में थी और यहाँ नहीं आ सकती थी और मैं आना भी नहीं चाहती थी। वहाँ अम्मा और बाबा अकेले थे और फिर इन्हें छोड़कर आने को मेरा दिल नहीं चाहता था। और आज़ान, वो किसी तौर कहीं जाने को तैयार ही नहीं होता था। इसे सिर्फ इसके बाबा चाहिए थे। एक अजीब सी इज्जत और चिड़चिड़ापन इसमें आ गया था। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। लाडला था मगर बदतमीज़ और ज़िद्दी नहीं था। बाप को याद करते करते वो बीमार पड़ गया। कितने ही दिन बुखार में फूंकता रहा। मेरी तो जैसे जान पर बनाई थी। अब वही तो था मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया। मैं इद्दत में थी जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आज़ान के इतना अरसा इकलौता रहने पर हम दोनों की दिली ख्वाहिश थी कि हमारी फैमिली और बढ़े, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसकी चली है। जब ये खबर मिली, इस वक्त तक अजीम हमसे बहुत दूर जा चुके थे। मेरा गम कुछ और भी बढ़ गया था। जैसे ही मेरी इद्दत के साढ़े 4 माह ख़त्म हुए, मुझे हकीकत में ज़िंदगी की सख्तियों और तलखियों का एहसास हुआ था। भाई साहब की हरकतें अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। इनकी निगाहों से मुझे खौफ आता था। यहाँ मेरे घर वाले मुझे वापस लाना चाहते थे। महमूद भाई कई बार आ चुके थे मुझे लेने के लिए, लेकिन आज़ान के दादा दादी बेटे के बाद अब पोते के बगैर नहीं रह सकते थे
और मैं भी ऐसे करे वक्त में जब उन्होंने जवान बेटी की मौत का सदमा सहा था, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इस घर में रहना अब मुश्किल लग रहा था। मैंने अपनी परेशानी अम्मा को बताई तो उन्होंने कितनी ही बार बड़ी भाभी को ढके छुपे अल्फाज में समझाने की कोशिश की, मगर वो उल्टा अम्मा पर चढ़ दौड़ती कि वह उनके शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। कमरे के बाहर खड़े आज़ान के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे। वह अपनी जगह से हिल नहीं सका था। वह अभी ऑफिस से आया था और मामा और सड़ी से दोनों कहीं दिखाई न दिए तो वो मामा के कमरे की तरफ आ गया और जैसे चंद लफ्ज़ सुनकर आज़ान पत्थर सा हो गया था।